श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि पांचवें भाव के कारकत्व क्या हैं और हमने देखा कि पंचम भाव को संतान भाव कहते हैं। पंचम भाव से हम लव अफेयर्स, इमोशंस देखते हैं। पंचम भाव से हम एजुकेशन देखते हैं, शिक्षा देखते हैं। और पंचम भाव जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं वो है पूर्व जन्म के पुण्य, पूर्व जन्म के कर्म। और अगर पंचम भाव पंचमेश बली हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से जो पुण्य है आपके पास वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है और आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। हमने ये भी देखा कि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये सब जो चीजें हैं ये सब पंचम भाव से देखते हैं। इस भाव में इस भाग में हम देखेंगे छठा भाव और उसके कारकत्व। तो सबसे पहले तो छठा भाव एक त्रिक भाव है। और कौन से त्रिक भाव हैं? 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव हैं, जिसमें से कि 8 नंबर का, जब हम बोलते हैं त्रिक भाव तो सबसे इसको बोला जाता है दुष्ट स्थान। तो 6, 8, 12 को दुष्ट स्थान कहते हैं। अब इसमें से भी जो सबसे ज्यादा मेलेफिक यानी सबसे ज्यादा जो दुष्ट स्थान है वो 8वां है ना। इनकी जो प्रबलता है वो 8वां सबसे ज्यादा दुष्ट है, उसके बाद छठा, उसके बाद 12वां भाव। तो इन जनरल सामान्य रूप से अगर किसी भाव का जो स्वामी यानी भावेश अगर 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है। केंद्र और त्रिकोण में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि चाहे वो त्रिक हो, चाहे केंद्र हो, चाहे त्रिकोण हो, हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों गुण आपको देखने को मिलेंगे। नो डाउट कि छठे भाव में दुष्ट स्थान की क्वालिटी रहेगी, लेकिन उसके कुछ शुभ कारकत्व भी हैं जिसको कि हम देखेंगे। तो छठे भाव को हम उपचय भाव भी बोलते हैं। अब उपचय भाव क्या होता है? 3, 6, 10 और 11 ये जो भाव हैं उसको हम बोलते हैं उपचय भाव। और उपचय भाव बेसिकली आपको ऐसा समझ लीजिए कि ये जो उपचय स्थान है ये इनको बोला जाता है हाउस ऑफ एलिवेशन। आपके जीवन में उत्थान के जो घर होते हैं वो हैं ये। लेकिन क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव भी है तो ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी नहीं लेके आएगा, वो भी लेके आएगा, प्लस उपचय भाव की जो क्वालिटी है वो भी लेके आएगा। मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि जो भावों के जो क्लासिफिकेशंस हैं, है ना, जैसे कि जो उनकी ग्रुपिंग की गई है, जैसे कि केंद्र हो गए, त्रिकोण हो गया, त्रिक है, पनफर है, अपोक्लिम है, उपचय है, त्रिषडाय है, मारक है इत्यादि। तो ये सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसका क्या मीनिंग है। लोगों के अंदर मैंने देखा है बहुत कंफ्यूजन है कि त्रिषड आय क्या है, उपचय क्या है, अपोक्लिम क्या है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से डिस्कशन हम लोग करेंगे और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम वापस आते हैं छठे भाव के कारकत्व के ऊपर। तो छठा भाव त्रिक भाव है, उपचय भाव है और छठे भाव से हम 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, वो है रोग, ऋण और रिपु। रोग अर्थात बीमारी। तो किसी भी प्रकार की बीमारी वो हम छठे भाव से देखेंगे। वैसे तो सभी प्रकार के रोग देखते हैं, लेकिन विशेष रूप से ट्यूमर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, आंत से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो गई, आपके लिवर से रिलेटेड, यकृत से रिलेटेड कोई बीमारी है, या यूटीआई जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इत्यादि जो बीमारियां होती हैं वो सब छठे भाव से देखते हैं।
छठा भाव ओवरऑल देखा जाए तो एक हर्डल का हाउस है, बाधा का। सेम आठवां घर भी ऑब्स्टेकल का, बाधा का घर है। तो छठा भाव आपके लाइफ में जो हर्डल्स हैं उनको बताता है। अब रोग ऋण रिपु में से हम रोग देख लिया हमने, बाधाएं देख ली हमने, ऋण, ऋण यानी कि डेट, उधारी। एक जातक अपने जीवन में वो उधारी में रहेगा या उधारी को चुका देगा या कभी उधार नहीं लेगा, कभी ऋण नहीं लेगा, या ऋण लेगा और आजीवन चुका नहीं पाएगा। इस तरह की चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। रिपु यानी कि एनिमी, दुश्मन, शत्रु। अब ये जो रिपु हैं ये भी दो तरह के रिपु होते हैं। एक तो होते हैं कि बाह्य शत्रु, बाहरी शत्रु, जैसे कि हमारे मित्र हैं, वैसे शत्रु हो सकते हैं जो कि हमेशा आपका अहित करने का की फिराक में रहे, उसकी सोच में रहे, हमेशा आपको नीचा गिराने में, आपको आपका बुरा करने में वो लगे रहते हैं, वो शत्रु हैं। ठीक है। वो आपके प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शत्रु का मतलब जो आपके साथ तलवार लेके और बंदूक लेके लड़े वही शत्रु है, ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गए बाहरी शत्रु। एक होते हैं इंटरनल शत्रु, हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं। वो क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, मद, मत्सर। सो ये जो हैं ये आपके इंटरनल एनिमीज हैं। ये तो इस तरह का कोई भी चीज जो हम देखते हैं, है ना, आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी और बाकी एक आदमी के जो इंटरनल एनिमीज हैं, जैसे कि वो क्रोधी है, यानी दम्भी है, लोभी है ना, बहुत ज्यादा डिजायर है, ये सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। ठीक है। छठे भाव से हम आ, ये भी देखते हैं कि मैटरनल साइड के, मतलब माता के साइड के जो रिलेटिव्स हैं, जैसे कि मामा और मौसी स्पेशली। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा कि एक जातक की जन्म कुंडली में लग्न से तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई बहन का होता है, तो वैसे ही चौथा भाव माता का है, तो छठा भाव चौथे भाव से तीसरा भाव है। तो माता के भाई बहन जो हैं वो छठे भाव से देखे जाएंगे। तो वो कौन होंगे? वो होंगे मामा और मौसी। ठीक है। तो मातृपक्ष के जो संबंधी हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं, छठे भाव से। छठे भाव से हम चचेरे भाई बहन भी देखते हैं। छठा भाव कोर्ट केस और लिटिगेशन का भी है, अर्थात मुकदमा, न्यायालय, है ना, आपराधिक मुकदमा भी हो सकता है। तो ये सब छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव जो है वो नौकरी का भाव है ना? छठे भाव से हम देखते हैं कि कह सकते हैं आप सेवा का जो योग है, मतलब नौकरी करने का योग है, वो हम छठे भाव से देखते हैं। या 10वां भाव आपका प्रोफेशन है, लेकिन छठा भाव जो है वो नौकरी है। तो उसके अलावा हम प्रतिस्पर्धा, जो मैंने बोला कि कंपटीशन, मतलब प्रतिद्वंदी जो आपके हैं, उन उनके ऊपर आप विजय पाएंगे, उनसे आप पराजय पाएंगे, इस तरह की चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। और अब एक बहुत खास बात है यहाँ पे कि छठे भाव में, अगर जैसे हमने बोला कि कोई भी भाव कैसे हम देखेंगे कि वो बली है नहीं बली है, हालांकि इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि किसी भी भाव में अगर मान लीजिए कि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, भावेश खुद अपने भाव को देख रहे हैं, शुभ कर्तरी योग में है वो भाव, या फिर उस भाव के जो स्वामी है वो उच्च के हैं, उच्च के ग्रह बैठे हुए, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बताती हैं कि वो भाव बली है। ठीक है। और जनरली शुभ ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको कि हम देखेंगे जो पराशर ऋषि ने दिए हैं।
तो यहाँ पे मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि छठे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह जाता है या किसी भी त्रिक भाव में अगर शुभ ग्रह जाता है तो हमारे लिए वो वेस्टेज है इन अ वे, क्योंकि छठे भाव में स्पेशली अगर क्रूर ग्रह हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। खास करके अगर राहु या मंगल, जो कि अनअफ्लिक्टेड मंगल, यानी कि ऐसा मंगल जो कि पीड़ित नहीं है, या फिर राहु बैठा हो या शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, तो ये जो हैं ये आपके आप ऐसे समझिए कि एक शत्रुहंता योग बनाते हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे एक साथ बैठे हों। अगर केवल राहु बैठा है तो अपने आप में वो एक शत्रुहंता योग बनाता है, मंगल बैठा है तो अपने आप में एक शत्रुहंता योग बनाता है। इसका अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये कि आपके जो रिपु हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो आपका कभी भी अहित नहीं कर पाएंगे, वो हार जाएंगे। नोइंगली अननोइंगली आप चाहे उनसे लड़ें या ना लड़ें, वो हार जाएंगे। आपके अंदर ये कुंडली में ऐसा योग बनाता है कि ऑटोमेटिकली वो कितना भी आपको नीचा खींचने की कोशिश करें, गिराने की कोशिश करें, लेकिन आप उनसे हमेशा जीत जाएंगे। और अगर एक विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे मैंने कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन छठे भाव से देखते हैं, तो अगर राहु बैठा है या मंगल बैठा है तो वो क्या बताता है? वो अपने प्रतिद्वंदी को हरा देगा। अर्थात जिस भी कंपटीशन की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है, उसमें वो बैठ रहा है, जैसे कि आईआईटी के एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में, या फिर किसी भी एसएसबी, एसएससी, बैंक पीओ, कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है जिसमें कि उसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी होंगे, उनको वो हरा के आगे बढ़ने की क्षमता रखता है अगर छठे भाव में राहु, मंगल, शनि, केतु इस टाइप के ग्रह बैठे हुए हैं, वो भी अनअफ्लिक्टेड बैठे हुए हैं, अर्थात वो पीड़ित नहीं है, तो क्योंकि ये शत्रुहंता योग बनाता है। तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि जितने भी त्रिक भाव हैं, चाहे वो 6 हो, 8 हो, 12 हो, कोई भी हो, ये एक आध्यात्मिक या कह सकते हैं स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड, यानी कि आध्यात्मिक खोज का, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल क्वेस्ट, है ना, आदमी के अंदर एक एक प्यास, आध्यात्मिक प्यास जगाते हैं। ठीक है, और आदमी जो जातक है वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अटेनमेंट की तरफ को बढ़ता है। तो छठे भाव से हम ये देख सकते हैं कि जो उसकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, यानी जो उसकी आध्यात्मिक प्यास है ना, वो कितनी है, वो एक्चुअल में आध्यात्मिक पथ पर कितना आगे बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ेगा तो क्या उसको आध्यात्मिक अटेनमेंट यानी कि जो प्राप्ति होगी या नहीं होगी उसको। और दूसरी चीज कि वो मेडिटेशन में कितना अच्छा होगा, मेडिटेशन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। ये छठा भाव जो है, जैसा मैंने बताया था पहले कि 1, 5 और 9 ये जो है ये धर्म त्रिकोण है। 2, 6 और 10 ये अर्थ त्रिकोण है। तो छठा भाव अर्थ भाव हो गया, अर्थ त्रिकोण का पार्ट है ये, तो अर्थ भाव है। अर्थ भाव का मतलब मटीरियल इंक्लिनेशन, मटीरियल इंक्लिनेशन, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो झुकाव है, वो बेसिकली वो कैसा रहेगा, मतलब भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं उसके भोग करने की, है ना, उसकी जो कितना वो भोग करेगा, ऐसा समझ लीजिए कि वो छठे भाव से हमको पता चलता है।
छठे भाव के जो कारक हैं वो दो हैं, मंगल और शनि। अगर हम ये दो कुंडली देखें तो अब सबसे पहले हम दूसरी कुंडली की बात करते हैं। ये दूसरी कुंडली में अगर आप देखें तो राहु बैठा है छठे भाव में। यहाँ पे राहु का बैठना अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग कह सकते हैं आप, बनाता है, जिससे कि आप आप ये कह सकते हैं कि ये हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से ये जातक विजयी होगा, ये हमेशा उनको हराएगा। कोई भी इसकी जो एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया। हालांकि यहीं पे अगर आप दूसरी चीज देखें तो मंगल का भी 8वां एस्पेक्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो शत्रुहंता योग में वृद्धि हो गई और मंगल भी देख रहा है, राहु भी है। तो छठे भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जातक अपने शत्रुओं पे हमेशा विजय पाएगा। दूसरा चीज, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है, और दूसरा भाव हमने जब बात किया था तो क्या बोला था, दूसरा भाव है बैंक बैलेंस आपका। अब कर्ज यानी डेट का जो स्वामी है वो जाके दूसरे भाव में बैठ गया। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ ये हो सकता है कि वो हमेशा कर्ज में रहेगा, या कुछ ना कुछ डेट वो हमेशा लेके रखेगा। ये भी हो सकता है। अब दूसरी चीज ये भी देखिए कि जो बैंक बैलेंस है जातक का बहुत अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है एक, तो दूसरे भाव में बैठा है, और उसके दोनों साइड कोई भी ग्रह नहीं है। जहाँ एक लिखा है वहां भी कोई ग्रह नहीं है, 11वां जहाँ 11 लिखा है वहां भी, यानी लग्न में भी कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है ना? ये एक अपने आप में एक फाइनेंस को लेके, स्पेशली फ्लक्चुएटिंग फाइनेंस कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस में वृद्धि न होने वाला योग है ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जातक के पास पैसे नहीं होंगे, जातक के पास डेफिनेटली पैसे होंगे। इस जातक की कुंडली में तो आय जो है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी दिख रही है। लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि राहु बैठा है, मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, तो वन एस्पेक्ट इज लाइक दिस पर्सन विल गेट रिड ऑफ हिज एनिमीज। वो अपने शत्रुओं पे हमेशा विजय पाएगा। दूसरी चीज, छठे भाव से आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो बीमारियां होती हैं वो जनरली रिकवरेबल बीमारियां होती हैं, अनलाइक एट्थ हाउस से जो बीमारियां होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग बीमारियां होती हैं, जो जल्दी से रिकवर नहीं होती, क्रॉनिक इलनेस जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज, उस टाइप की बीमारी होती है। खैर, अब दूसरी पहली कुंडली की बात करते हैं। तो पहली कुंडली में आप देखिए तो उच्च का मंगल 6th हाउस में बैठा है। ये अगेन मंगल उच्च का है, 6th हाउस में बैठा है। तो ये क्या बताता है? ये फिर से वही बताता है कि शत्रु पे विजय, शत्रुहंता योग। हालांकि वीनस यहाँ पे आया है जो कि अच्छा, एक चीज और, वीनस यहाँ पे आया है तो वो एक बेनिफिक हो गया, मंगल के साथ बैठा है। और मैंने बोला था कि बेनिफिक आके वेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो छठा भाव है वो आपका स्ट्रांग तो होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं हो जाना चाहिए कि वो अ, आपके लग्न से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, है ना। अगर लग्न से ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। लग्न आपको मजबूत होना चाहिए और छठा भाव भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर बेनिफिक प्लैनेट यानी कि शुभ ग्रह अगर आते हैं तो वो कुछ चीजों को तो वो ठीक करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं, है ना, वो उसको वो आप ये कह सकते हैं कि उसको उसको वो निगेट नहीं कर पाएंगे। जैसे शत्रु हो गए और कंपटीशन हो गया, तो ये सब में बेनिफिक बैठ के कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएंगे। उसके लिए आपको मेलिफिक प्लेनेट यानी कि क्रूर ग्रह की स्थिति जरूरी है छठे भाव में। तो छठे भाव के कारकत्व में बस इतना ही।
और अगले भाग में हम देखेंगे 7वें भाव के कारकत्व। तब तक के लिए धन्यवाद।